इस वीडियो में हम देखेंगे 10th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना रहेगा। रिप्रोडक्शन हम पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। थोड़ा बहुत फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन वाले जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े नए हैं। बाकी जितना भी 80% ऑफ द चैप्टर है, आई थिंक सो 90% ऑफ चैप्टर हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। बस इसमें ना तीनों जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हमारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं, इन तीनों की रिप्रोडक्शन हमको साथ में पढ़ने लगी। तो समझ लो हमने जितना भी रिप्रोडक्शन में अभी तक पढ़ा है, तो उन सबका जो भी है ना, इसमें सम टोटल करके पूरा अब हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना रहेगा। तो रिप्रोडक्शन में हमको सबसे पहले तो डिफाइन देखनी पड़ेगी। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डिफाइन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। तो ये कैसी प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं। इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, नई जनरेशन नहीं आएगी, तो हमारी लाइफ में हमारी इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, विच इज़ द हेरिडिटी मटीरियल। मैंने इसके पहले ही वीडियो डाल दी हेरिडिटी की, तो उसमें हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और जो डीएनए होता है ना, उसके अंदर ही हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो स्टोर्ड रहती है। तो यही है ना जो हमारी हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कोई पर्सन रिप्रोडक्शन करता है, तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं ताकि सेम टाइप के ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस हो सकें। ठीक है, तो इसके कारण डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल कॉजिंग वेरिएशन में आपको मैंने हेरिडिटी में बताया था कि जब डीएनए अपने आप को कॉपी कर रहा होता है सेल डिवीजन। अब क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक सेल रहता है, उस एक सेल को टूट के होना पड़ता है, 2 सेल्स में बंटना पड़ता है। तो इन दोनों सेल्स में डीएनए तो सेम ही जाएगा। तो जब ये डीएनए को एक सेल है, एक डीएनए है, उसको जाना है 2 सेल्स में, तो उस डीएनए को अपनी, ये एक ही डीएनए, तो उसको अपनी एक कॉपी बनानी पड़ती है। तो जब फोटोकॉपी होती है, सबको पता है कि अगर फोटोकॉपी में दिक्कत आ रही है, तो भाई डीएनए की भी जब वो अपने आप की कॉपी बनाता है तो उसमें भी कभी कभार दिक्कत आ जाती है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो कुछ दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण वेरिएशन आते हैं। सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द, हम जो है ना हमारे पेरेंट्स से थोड़ा सिमिलर दिखते हैं बट बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है हम उनके जैसे। Variation are useful for the survival of the individual and the species over time as well as the basis of for evolution। हमने ये वाले जितने भी तीनों पॉइंट है ना हेरिडिटी के वीडियो में डिस्कस किए हैं, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। यहाँ समझ नहीं आया तो वो वाली वीडियो देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने देख लिया कि एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। हमने पहली छोटी क्लासेस में पढ़ लिया था क्या था, बट फिर भी हमको एक और बार इसमें पढ़ना रहेगा। मेन डिफरेंस क्या, अगर अपन एक डिफरेंस अगर इनका समझ गए तो पांचों के जो जितने भी बाकी पॉइंट है ना वो अपने आप फ्रेम होने लगेंगे। बस इतना याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बस। अब क्योंकि एक ही सिंगल पेरेंट है तो वो ना ही कोई अपने गेमीट्स बनाएगा और ना ही वो आगे गेमेट्स भी नहीं बनाएगा, तो गेमेट्स की हमारी फ्यूजन भी नहीं होगी, गेमेट्स की फ्यूजन नहीं होगी तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। देखो अगर 2 पेरेंट्स होते हैं ना, तो दोनों पेरेंट्स अपने अपने गेमीट्स बनाते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि पेरेंट जो होता है, मतलब पेरेंट्स जो होंगे, वो हमारा जो मेल पेरेंट है वो स्पर्म बनाएगा, फीमेल पेरेंट ओवम बनाएगी। तो जब 2 पेरेंट्स होते हैं तो दोनों अपने अपने गेमीट्स बनाते हैं, गेमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, और उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद लिविंग इंडिविजुअल की। ठीक है, हमने ये बेसिक्स पढ़ रखे हैं, तो उसी से देखो पूरे अगले सारे पॉइंट बन जाएंगे। सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, गेमीट्स नहीं बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल जो है ना बिल्कुल, अब क्योंकि गेमीट्स का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं तो सेल डिवीजन हुआ ही नहीं, वही सेल का टूट के 2 में हो गया ना, इसके कारण बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनती है पेरेंट की। एक्सट्रीमली यूजफुल एज मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये फास्ट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है। एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गन,
ऑर्गेनिजम्स, ये जो है ना लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, यानी कि नीचे स्टेट में, जो मतलब बहुत ही जिनकी बॉडी सिंपल होती है। लोअर और हायर का ये डिफरेंस है कि जिनकी बॉडी सिंपल होगी वो लोअर, जिनकी बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की होती है वो हायर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल जैसे कि मेल और फीमेल रिक्वायर होते हैं। मेल भी अपना गेमेट बनाएगा, फीमेल भी अपनी गेमेट बनाएगी, जो जेनेटिकली सिमिलर होंगे पर आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होंगे। जेनेटिक्स जो उनके अंदर का बॉडी फीचर्स हैं वो सब सेम रहेंगे, पर बाहर की आइडेंटिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंस माइट बी चेंज्ड। इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीशीज। अगर यहाँ पर क्या है, एकदम स्पीशीज की बहुत सारी वेरिएशंस आती है, ठीक है, जिसके कारण इवोल्यूशन भी हो पाता है। एडॉप्टेड इन हायर ऑर्गेनिजम्स मैंने बता दिया, जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला है हमारा फिशन। फिशन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ का टूट जाना। कोई भी चीज़ अगर टूट जाती है तो उसको फिशन बोलते हैं। देखो, फिशन और फ्यूजन ये 2 अलग वर्ड हैं। फ्यूजन यानी कि मिक्स होना यानी मिलना, और फिशन यानी कि अलग होना यानी सेपरेट, ठीक है। तो यही फ़र्क है। नाम सुनने में एक लगता है फिशन और फ्यूजन, पर फ्यूजन क्या होता है, मिलना, फिशन होता है अलग होना। तो फिशन मतलब जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है अपने डॉटर सेल्स में। जब हमारा एक पेरेंट सेल, हमारा जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसको कहलाते हैं फिशन। अब अगर 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं तो उनको बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, हमारा बाइनरी फिशन। लेकिन अगर एक ही पेरेंट मल्टीपल डॉटर सेल्स दे रहा है, बहुत सारे, तो उन्हें बोलेंगे हम मल्टीपल फिशन, ठीक है। इसलिए इसके 2 टाइप है। बाइनरी फिशन 2 सेल्स बनते हैं, जो अमीबा में देखा जाता है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं भाई, ये हमारा पेरेंट अमीबा, हमारा सबसे पहले क्या न्यूक्लियस डिवाइड होगा जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। फिर हमारा पूरा का पूरा अमीबा 2 डॉटर सेल्स बन गया। अब इनको डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, सन सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब ये अमीबा भी फर्दर जाके डिवाइड होगा, है कि नहीं। अब देखो, अब ये भी फर्दर जाके डिवाइड होकर 2 नए बच्चे बना लेगा। तो अब जैसे कि ऑफकोर्स हम जानते हैं कि जो बेबी फॉर्मेशन है वो मतलब सिर्फ फीमेल से कर पाती है, ठीक है, मेल बेबी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण, क्योंकि ये जो अमीबा है ये भी आगे जाके रिप्रोडक्शन करके खुद के 2 इंडिविजुअल बनाने का, इसलिए इन्हें डॉटर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये भी बाद में जाके रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे और लोग बनाएंगे। आगे आते हैं हम मल्टीपल फिशन में। मल्टीपल फिशन जो है वो हमारा प्लाज्मोडियम में देखा जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ना, ये मलेरिया कॉज करता है। तो इसमें क्या है, एक सिस्ट जैसा, ये देखो, पहले तो ये अभी बहुत सारे सेल बता दिए। ये पहले जब हमारी बॉडी में आता है ना, तो ये ऐसा दिखता है। ये बाहर एक कवरिंग होती है इसके, जिसे हम बोलते हैं सिस्ट, और उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है हमारे प्लाज्मोडियम का। ये प्लाज्मोडियम जो है ना, ये अंदर ही अंदर फिर मल्टीपल फिशन करने लगता है और अपने सारे, देखो कितने सारे प्लाज्मोडियम बना लेता है। फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन यानी जब उसका माहौल अच्छा हो जाता है, जब उसको पता चल जाता है कि हाँ अब मेरे को बाहर आना है, तो ये जो सिस्ट होती है ना, ये टूट जाती है और सारे के सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाते हैं। बहुत ईजी है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में देखा जाता है, जो हमारा मलेरिया को कॉज करता है, याद रखना। आगे देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है ना, ये देखा जाता है स्पाइरोगायरा में। अब स्पाइरोगायरा क्या है, हमने देखा है ना कि इन पानी के अंदर जो ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस पाया जाता है, जो पानी के एकदम ऊपर रहता है, कोई पॉन्ड या फिर खुला इलाका है जहाँ पे पानी हो बहुत सारा, तो वहाँ पे ये ऊपर ऊपर पानी के पाया जाएगा। तो ये क्या है स्पाइरोगायरा, ये ऐसी एल्गी होती है जो फिलामेंटस एल्गी होती है। फिलामेंट होता है इसके अंदर, ये देखो, ये दिख रहा है, इसके अंदर फिलामेंट होता है। तो जैसे ये मैच्योर हो जाता है ना, तो ये अपने आप अपने खुद को फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेता है। जैसे ही हमारा स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाता है, अपने आप को सेगमेंट्स में तोड़ लेता है। तो ये जो सेगमेंट्स बने, ये जो सेगमेंट को, इनको फ्रेगमेंट बोलते हैं, सॉरी, इनको फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। तो ये फ्रेगमेंट्स भी बड़े होके खुद अपना अपना स्पाइरोगायरा बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा था पेरेंट स्पाइरोगायरा, इसने बना लिए 2 फ्रेगमेंट, फिर बाद में ये फ्रेगमेंट भी बड़े होके खुद का एक नया स्पाइरोगायरा बना लेंगे। तो ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो अपने आप को पीसेस में तोड़ लेगा। ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, जो स्पाइरोगायरा में देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि अपने जो बॉडी पार्ट्स है ना, उनको रीजनरेट कर पाना। हमने छिपकलियों में ये चीज़ देखी है कि जब उनकी टेल कट हो जाती है, देन वो कुछ टाइम बाद वो वापस से रीग्रो हो जाती है। तो सेम चीज़ है ना। अब देखो, जैसे कि ये हमारी छिपकली है,
ठीक है, इसकी जो टेल है ना वो कट हो गई। तो अगर हमें इसकी जो टेल है उससे मतलब यहाँ पे नई टेल आ जाएगी, पर ये नई टेल से पूरी छिपकली नहीं वापस से ग्रो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए लेकिन हमारा जो प्लानेरिया चीज़ है ना, इसमें यही होता है, अगर समझ लो बाय एक्सीडेंट ये प्लानेरिया कहीं से कट हो गया, इसको लग गई हार्म पहुंच गया। प्लानेरिया भी बहुत सारा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको फ्लैट वर्म बोलते हैं, क्योंकि बहुत पतला सा होता है। समझ लो इसको कुछ हुआ, हार्म पहुंचा तो ये फ्रेगमेंट में टूट गया। तो ये क्या करेगा, अब जैसे कि इसका हर एक पीस अपने आप को रीग्रो कर सकता है। इसका ये जो ऊपर वाला पीस है नीचे का हिस्सा ग्रो कर लेगा, बीच वाला ऊपर और नीचे का दोनों का हिस्सा ग्रो करेगा, नीचे वाला ऊपर का हिस्सा ग्रो करके तीन तीन प्लानेरिया बना देगा, ठीक है। अब इसको नहीं पता था कि उसको रिप्रोडक्शन करना है, ये रिप्रोडक्शन तो अपने आप हो गई, उसको बस हार्म पहुंचा था, उसको तो अपनी बॉडी रीग्रो करनी थी, ये रिप्रोडक्शन अपने आप हो गई, ठीक है। तो फिर रीजनरेशन के डिफाइन भी देख लेते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन, देखो ये कट हो गया या फिर टूट गया, इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस ग्रोन इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये देखा जाता है हाइड्रा और प्लानेरिया के अंदर। यहाँ जो हमने एग्जांपल देखा वो था हमारा, ये लिखा प्लानेरिया। अगला देखते हैं, अगला हमारा आ गया बडिंग। बडिंग तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बडिंग इन हाइड्रा। तो हमने देखा है कुछ नहीं होता है, जब एक पेरेंट बॉडी में एक बर्ड लाइक आउटग्रोथ आ जाता है, बर्ड यानी कि एक छोटा सा उभरा हुआ प्रोजेक्शन, तो ये जो बर्ड है ना, फिर ये धीरे धीरे एक वापस से खुद एक अपने बड़ा एक हाइड्रा में ग्रो हो जाता है। फिर ये जो बर्ड है यहाँ से डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट बॉडी से, और ये हाइड्रा एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है अ बर्ड इज फॉर्म विच डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल। ये जो बर्ड है ना, फिर वो धीरे धीरे एक टाइनी इंडिविजुअल में बनता है। जब वो इंडिविजुअल एक प्रॉपर बन जाता है तो इट डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी अपॉन मैच्योरेशन। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल हाइड्रा। इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो ये है ना, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, पर एक बार मैं पढ़ा दूंगा तो सब समझ आ जाएगा। ये जो है हमारा प्लांट, ठीक है। अब हम सब ने देखा है जो प्लांट है उसका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है उसका फ्लावर, और जो अब हमारा फ्लावर है वो है अपना उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हुआ, स्टेम, लीफ और उसकी रूट्स, ठीक है। तो जब प्लांट जो है, फ्लावर तो उसका काम ही रिप्रोडक्शन करना, लेकिन जब हमारा प्लांट उसकी स्टेम से या फिर उसकी लीफ से या फिर उसकी रूट्स से हमारा रिप्रोडक्शन करता है तो वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एसेक्सुअल पार्ट है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो ये जो रूट, स्टेम और लीव है ये कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो इन मैनी प्लांट न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। रूट्स का एग्जांपल जैसे कि स्वीट पोटैटो का ले लो भाई। ये जो दहिलाज है जो हमारा, ये हमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये भी थोड़ा स्वीट पोटैटो जैसे ही दिखने वाला प्लांट होता है, वैसे थोड़ा और मोटा होता है, ठीक है। स्वीट पोटैटो जो होता है ना वो अंडरग्राउंड रूट होती है, ये ना अंडरग्राउंड ग्रो करता है। स्टेम यानी कि पोटैटो और जिंजर, ठीक है। जो हमने पोटैटो में देखा है, पोटैटो में वो होते हैं पोटैटो आइज, वहाँ से बहुत छोटे छोटे क्या कहते हैं ग्रीन कलर की आउटग्रोथ हमको देखने को मिलती है। अगर अपन इसको थोड़ा और वाटर दें ना तो वहीं से नए पोटैटोज भी ग्रो हो सकते हैं। लीफ तो हमारा सबसे बढ़िया हमारा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में हमने देखा होगा लीफ की जो नॉच होती है, नॉच यानी कि अपन ने फोन्स में देखा होगा ना, नॉच डिस्प्ले आता है ऐसा वाला, तो लीफ जो नॉच होती है ना वहाँ पर अलग अलग लीव्स ग्रो करने लग जाती हैं और उनकी रूट्स भी आ जाती हैं। फिर आफ्टर सम टाइम ये जो है ना लीफ वाला पार्ट ये डिटैच हो जाता है और ये सॉइल में जाकर प्लांट हो जाता है, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पर एक छोटा सा पौधा ग्रो कर रहा है, फिर आफ्टर सम टाइम ये पौधा डिटैच हो जाएगा और ये नीचे जाकर सॉइल में ग्रो करने लगेगा। ये जो तीनों हैं ये है हमारे नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मेथड्स है। लेकिन हम आर्टिफिशियली भी हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम एक प्लांट के अंदर कट लगा के दूसरे प्लांट को डाल देते हैं, तो ये प्रोसेस होती है ग्राफ्टिंग। कटिंग यानी सिंपल, हमको अगर समझ लो एक प्लांट है, वो ऐसा नॉर्मल सा प्लांट है, तो अगर हमको भी यही वाला प्लांट उगाना है तो क्या करो, बस इसकी एक ब्रांच को मैंने यहाँ से कट करा और सॉइल में इस ब्रांच को लगा दिया, तो वापस से ये अगर ग्रो करने लगे तो ये प्रोसेस कहलाती है कटिंग, ठीक है। हमारा कोई प्लांट था उसको हमने कट करके हमारी सॉइल में लगा दिया तो वो उगने लग गया, ये प्रोसेस है कटिंग की। लेयरिंग, लेयरिंग हमारी जैस्मीन के फ्लावर में देखने को मिलती है। तो जैस्मीन में क्या होता है, ये जो प्लांट है, समझ लो मैंने यहाँ ड्रॉ करा, ये जैस्मीन का प्लांट है।
अगर इसकी जो एक का स्टेम है ये अगर गलती से भी इसे थोड़ा सॉइल से टच करके उगने लगे, तो जहाँ पर ये सॉइल से टच करेगी ना वहाँ ये अपनी रूट्स डेवलप करेगी। ठीक है, समझ लो ये था हमारा जैस्मीन का प्लांट। ठीक है, इसकी ये वाली जो है ना स्टेम, उसने गलती से कर लिया हमारे क्या कहते हैं सॉइल को टच इस तरह से। या तो गलती से कर सकते हैं या फिर अगर अपन यहाँ क्लेंच लगा दें, क्लेंच यानी जो उसको होल्ड करके रखेगा, तो ये अपनी यहाँ से रूट्स डेवलप करने लगती है। आफ्टर सम टाइम हम इसको यहाँ से डिटैच कर देंगे तो हमको 2 जैस्मीन के प्लांट मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, आई होप ये तो बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। टिश्यू कल्चर, इसमें हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग टिप ऑफ अ प्लांट। तो हम क्या करते हैं, जो प्लांट की टिप होती है ना, जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसकी टिप से थोड़े से सेल या फिर टिश्यू ले लेते हैं और उन टिश्यू को हम लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं। उन लेबोरेटरी में ग्रो करके हम नए नए प्लांट्स लेबोरेटरी में बना लेते हैं। दीज ग्रोइंग सेल आर केप्ट इन कल्चर मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू हार्मोन मीडियम विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। अब देखो ये जब सेल्स जो होते हैं ना ये जो सेल होते हैं ये धीरे धीरे ग्रो करके कैलस बना लेते हैं। कैलस एक छोटा सा प्लांट जब उगने लग जाता है, जब ऐसा प्लांट उगने ही वाला होता है, फिर क्या जैसे प्लांट जब उगता है तो उसको क्या जरूरत होती है, हार्मोन्स की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने फाइटो हार्मोन्स देखे थे, प्लांट हार्मोन्स। फिर अब जब थोड़ा थोड़ा कैलस बनने लग जाए, पहले तो हमने थोड़े से सेल्स या टिश्यूज लिए थे, फिर जैसे प्लांट उगने लग जाए और वो कैलस बन जाता है, फिर उसको हमको सप्लाई करने पड़ते हैं हार्मोन्स। तो जब उस कैलस को हार्मोन मिलते हैं, ग्रोथ हार्मोन स्पेशली, तो वो उसकी ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फिर ऑर्चिड, ये 2 एग्जाम्पल है जहाँ पर टिश्यू कल्चर देखा जाता है। आगे देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर, या फिर ये बेनिफिट्स ऑफ, अगर हमको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी पूछ लिया जाए तो भी हम यही 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मीन एक्सेट्रा दैट दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। अब जो बनाना, रोज और जैस्मीन है ना, इसके सीड नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हमको इसको वेजिटेटिवली ही ग्रो करना पड़ता है। रोज तो हमने देख लिया कटिंग के मेथड से होता है, हमारा जो जैस्मीन है हमने देख लिया लेयरिंग के मेथड से होता है। ठीक है, तो ये जो है ना इन प्लांट्स की जो सीड है वो नहीं मिल पाती, इसलिए हमको ये जो प्लांट्स हैं ये क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही ग्रो करना पड़ता है। न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। अब जो भी आएंगे, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑफ कोर्स जेनेटिक्स तो उनके सेम ही होंगे। हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, जिनके सीडलेस नहीं, जो सीड के नहीं होते हैं जिन फ्रूट्स के, तो उन फ्रूट्स को भी हम ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस के अंदर देखा जाता है। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। तो ब्रेड मोल्ड क्या करता है, ये कुछ ऐसा सा दिखता है, दिख रहा है ना ये। अब समझ लो ये ऐसा होता है, ये है हमारी ब्रेड का स्ट्रक्चर। तो ये इतना हिस्सा ब्रेड के अंदर होता है और ये हिस्सा ब्रेड के बाहर होता है, ये फंगस होती है। ठीक है, जो ब्रेड के ऊपर पाई जाती है। तो ये क्या करती है, अगर छोटी सी भी जगह उसको मिल गई ब्रेड में, तो ये ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से एब्जॉर्ब करेगी। समझ लो उसके रूट्स जैसे हैं, तो ये रूट्स का जैसे हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। ये जो है ना ये इलाका, इस छोटे छोटे बॉल्स को बोलते हैं स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स। ठीक है, इन सभी के अंदर स्पोर्स होते हैं, लेकिन जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं स्पोरेंजियम, यानी आफ्टर सम टाइम जब ये अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो ये अपने आप को बर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं और इसके अंदर के स्पोर्स बाहर आके गिरने लगते हैं। तो ये जो स्पोर्स है ना, समझ लो बाकी ब्रेड की सरफेस से कोई एक स्पोर आके यहाँ गिरा, कोई दूसरा स्पोर यहाँ, तो यहाँ पे भी ये अपने आप का अपने जैसा नया राइजोपस बना लेते हैं। जहाँ जहाँ स्पोर्स गिरेंगे वहाँ नए राइजोपस ग्रो होने लगेंगे। तो स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये दिखना आपको स्पोर्स छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। जो स्पोर अगर इसको मैग्नीफाई किया जाए तो ये स्पोर है उसके ऊपर बहुत थिक वॉल होती है। ठीक है, आगे देखेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर ये समझ लो स्पोर आके गिर गया ब्रेड पे, तो कुछ फेवरेबल कंडीशन जब उसको मिलेगी एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, वो अपने आप को एक नए राइजोपस में कन्वर्ट कर लेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और 2 पेरेंट्स होते हैं ना, इसके कारण गेमीट्स बनते हैं। गेमीट्स का फ्यूजन होता है, फिशन नहीं, फिशन यानी डिवाइड, फ्यूजन यानी मिक्स होना। वो दोनों गेमीट्स मिक्स होते हैं और हमारा नया इंडिविजुअल बन जाता है। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स, इट इज कॉल्ड
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन का डिफाइन। जब फ्यूजन होता है गैमेट्स का उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, कभी कभार जिसके कारण वेरिएशन भी आता है। अब हमको सबसे पहले देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट में कैसे होती, प्लांट का देखेंगे फिर ह्यूमन बींग्स का देखेंगे। आई होप, क्योंकि प्लांट्स का थोड़ा बोरिंग होता है, ह्यूमन बींग्स को समझने में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्टिंग होता है, बट प्लांट्स का भी पढ़ना तो पड़ेगा। प्लांट्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। हमारा ये पूरा प्लांट है, उसकी स्टेम हो गई, लीफ हो गई, रूट हो गई, पर जिसका फ्लावर जो होगा ना, उसका जो फ्लावर होता है वही होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स, नेमली सेपल, पेटल, स्टेमिन और पिस्टिल। हमारा जो फ्लावर होता है उसके 4 मेन पार्ट्स, होल्स यानी पार्ट्स होते हैं, क्या? सेपल, पेटल, स्टेमिन और पिस्टिल। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। सेपल यानी कि प्लांट का नीचे वाला पार्ट, पेटल्स हम सभी को पता है इस तरह की पेटल्स होती हैं, ठीक है। स्टेमिन होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो इस तरह से हमको दिखते हैं, और पिस्टिल जो होता है वो सेंटर में होता है, इसको बोलते हैं हम पिस्टिल, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब देखो लो, ये मैंने बनाया था ना, ये रहा हमारा सेपल, उसकी नीचे वाली जो ग्रीन लीव्स होती हैं। फिर हमारा जो पूरा का पूरा, इससे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं स्टाइल, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा, पिस्टिल, स्टाइल यानी ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये होता है प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको बोला जाता है पिस्टिल। अब हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, वो होता है एंथर और फिलामेंट से बना हुआ, और बोथ एंथर एंड फिलामेंट, दिख रहा है ये ऊपर वाले से एंथर और नीचे वाला फिलामेंट, इस एंथर और फिलामेंट को बोलते हैं स्टेमिन। और आखिरी जो ये जो हमारी पेटल्स होती हैं वो तो हम सबको पता है पेटल्स कहलाती। तो मेन पार्ट्स क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमिन और पिस्टिल, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब देखो इस प्लांट में क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। तो जिन पार्ट्स में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं उसको बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर्स। और अगर किसी प्लांट में सिर्फ पिस्टिल पाया जाता हो या फिर सिर्फ अकेला ही स्टेमिन पाया जाता होगा, उन्हें बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बायसेक्सुअल फ्लावर जो टाइप ऑफ फ्लावर्स में लिखा है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि हिबिस्कस और मस्टर्ड कुछ एग्जांपल है जिसमें दोनों के दोनों क्या कहते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल ईदर मेल या फिर फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, यानी कि पपाया और वाटरमेलन, ये दो एग्जांपल याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि सीड कैसे बनता है। ये सबसे आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे के पूरे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। अब देखो, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने मुंह से, फिर मैं आपको पूरा रीड करके बता दूंगा कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। देखो हमने देखा है ऐसा हमारा पिस्टल दिखता है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि इजीली समझ में आए। ये है हमारा पिस्टल, ठीक है, और ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है हमारा स्टिग्मा, सेंटर वाला पार्ट कहलाता है हमारा स्टाइल, और नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट जो है वो कहलाता है हमारा ओवरी। ये तो हम सबको पता है। और हमारा जो ये मेल वाला है उसमें मेल के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है हमारा एंथर, और ये जो नीचे फिलामेंट जा रही है इसको बोलेंगे, हाँ फिलामेंट ही बोलते हैं, ये नीचे वाला फिलामेंट। इस पूरे को इन टोटल अगर ये पूरे तीनों स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलाकर पूछा जाए तो ये कहलाता है पिस्टिल, और एंथर और फिलामेंट को मिलाकर पूछा जाए तो ये कहलाता है हमारा स्टेमिन, मेल वाला ये फीमेल वाला। अब देखो ये जो स्टेमिन होता है ना, इसके अंदर हमारे पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्शन तो ठीक है, नहीं सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स तो पोलन ग्रेन्स के अंदर पाए जाएंगे। हमारा जो एंथर है इसके अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स क्या करता है, ये एंथर जो है वो बर्स्ट आउट होके थोड़े से पोलन ग्रेन्स सिक्रीट करता है। वो पोलन ग्रेन्स आते हैं और गिरते हैं स्टेमिन के ऊपर। क्या समझ आया? इसने पोलन ग्रेन्स को बनाया और पोलन ग्रेन्स को भेजा हमारे स्टेमिन के पास। स्टेमिन पे हमारे पोलन ग्रेन्स ने लैंड करा, और फिर क्या करते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। यहाँ पर होता है हमारा एम्ब्रियो सैक बीच में एकदम। तो ये पोलन ट्यूब जाता है हमारे एम्ब्रियो सैक तक, और एम्ब्रियो सैक तक ये एक ट्यूब बना लेता है। पोलन ग्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं मेल गैमीट्स। तो ये मेल गैमीट्स क्या करते हैं, एंटर करते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर,
और एम्ब्रियो सेक के हमारा क्या पाया जाता है, हमारा एग पाया जाता है। तो ये मेल गैमेट्स एग के साथ हमारा फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और फर्टिलाइजेशन करने के बाद हमारा जाइगोट बन जाता है और वो फर्दर हमारे यहाँ तो फ्लावर और फिर बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यही लिखा होगा वहां पर भी। तो pollen grains produced in the anther are transferred into the stigma of same flower, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन या फिर स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो देखो जो स्टिग्मा है, समझ लो ये एक प्लांट है, ये इसके स्टेमिन है, ठीक है, और ये उसके पिस्टिल है, और ये दूसरा फ्लावर है जिसका ये रहा पिस्टिल और ये रहे हमारे स्टेमिन। तो अगर स्टेमिन ने जो पोलन ग्रेन्स बनाए वो उसी फ्लावर के स्टेमिन में चले गए तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर अगर इसने जो पोलन ग्रेन्स बनाए वो दूसरे फ्लावर के पिस्टिल में गए, दूसरे प्लांट के, बिल्कुल प्लांट ही दूसरा होना चाहिए, तो अगर वो दूसरे प्लांट में गए तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू एजेंट्स लाइक एयर, वाटर और एनिमल्स। एयर, वाटर और एनिमल्स इसको ट्रांसफर करते हैं। हवा चल रही हो तो पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं पानी के बहाव से, और एनिमल्स भी पहुंचा देते हैं, यानी कि बीज एंड बटरफ्लाइज भी कभी कभार अपने आप इनको कैरी कर लेती हैं। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो मैंने बताया था ना कि ये ऐसा दिखता है, ये पोलन ग्रेन्स अपने आप को जर्मिनेट करते हैं और पोलन ग्रेन्स बना लेते हैं हमारा ऐसा पोलन ट्यूब जो एम्ब्रियो सेक में जाकर जुड़ जाता है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स विच पास थ्रू द स्टाइल एंड रीच अप टू द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी। देन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इन, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट बन जाता है हमारी ओवरी के अंदर। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट अपने आप को एक सेल, जब देखो ये मेल गैमेट है हमारे मेल गैमेट्स हैं, ये फीमेल गैमेट है, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं या फिर फ्यूज हो जाते हैं तो हमारा जाइगोट बनता है। और जब जाइगोट भी अपने आप को ऐसे डिवाइड करने लगता है तो इसे बोलते हैं एम्ब्रियो। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जाइगोट और एम्ब्रियो। ठीक है, आगे देखते हैं। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। ठीक है, बाकी के फ्लावर्स के जो पार्ट है वो हट जाते हैं, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे लिखा है हमारा पोलन ग्रेन, ये है हमारा स्टिग्मा ऊपर का हिस्सा, ये मेल स्पर्म सेल जो जा रहा है, सॉरी मेल जर्म सेल नॉट स्पर्म सेल, ये पोलन ट्यूब है, ये हमारा ओवरी है, यहाँ पे जो है फीमेल जर्म सेल है, ये दोनों मिलके फ्यूज हो जाते हैं। आगे देखेंगे द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म अ प्लांट अंडर सूटेबल कंडीशन सच एज एयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। अब जो कभी कभार इसका सीड है वो जर्मिनेट होता है, जो सीड होते हैं ना प्लांट के वो जर्मिनेट होते हैं और बना लेते हैं हमारे क्या कहते हैं, और हमारा प्लांट का फॉर्मेशन होता है सूटेबल कंडीशन में। ये इसका डायग्राम है। सीड जो होता है वो सूटेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है। तो सीड के जो कभी कभार जो होते हैं इसके पार्ट्स वो पूछ लेते हैं। सीड्स का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं कॉटिलिडन, ये खाने को स्टोर करके रखता है। हमारा जो ऊपर जो रूट्स होती है, जो आगे जाकर रूट्स बनेंगी, उन्हें बोला जाता है रेडिकल, और हमारा जो आगे जाके स्टेम बनेगा उसे बोला जाता है प्ल्यूम्यूल। समझ लो ये सीड है, सीड को हमने खोला भी इससे तो ये ऐसा सा दिखा। ये जो हमारा ये वाला पार्ट इसको बोला जाता है कॉटिलिडन, और इसके सेंटर में जो हमारा इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ऊपर जाके ग्रो करेगा वो कहलाएगा प्ल्यूम्यूल, क्योंकि वो हमारी ऊपर वाला पार्ट बनेगा प्लांट का, और जो नीचे आउट ग्रोथ करेगा हिस्सा वो बोलाते हैं रेडिकल, जो आगे जाके रूट बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमन्स यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमको पता है कि क्योंकि ह्यूमन बींग्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। सेक्सुअल मैच्योरेशन, द पीरियड ऑफ लाइफ एंड प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, यानी कि जर्म सेल्स यानी कि ओवा फीमेल्स में होता है, स्पर्म मेल में होता है, स्टार्ट इन द बॉडी। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब सेक्सुअल मैच्योरेशन का ये मतलब होता है जब कब हमारी बॉडी जो है रिप्रोडक्शन करने को तैयार हो जाएगी। तो हमारी रिप्रोडक्शन करने के लिए बॉडी तभी तैयार होगी जब हमारे जर्म सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी गैमीट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो गैमीट्स बनना जिस पीरियड में स्टार्ट होते हैं वो पीरियड हमको सबको पता है प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी यानी कि 12 से 18 साल के टाइम पीरियड के बीच को प्यूबर्टी बोला जाता है, टीन एज भी बोला जाता है। तो इस समय हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, और हमारे जो जर्म सेल्स हैं उनको बनाना
स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जर्म सेल्स अगर स्टार्ट हो गए बनना, यानी कि अब हम रिप्रोडक्शन के केपेबल हो चुके हैं। तो यही सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, केपेबिलिटी ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन, जब हमारा प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स एंड ओवा और स्पर्म स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं, हमने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है प्यूबर्टी चैप्टर को, फिर भी हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉमन मेल एंड फीमेल में क्या देखे जाते हैं डिफरेंट प्यूबर्टी के टाइम पे, इन पर्टिकुलर गर्ल्स में क्या देखे जाते हैं, इन पर्टिकुलर बॉयज़ में क्या देखा जाता है। कॉमन बोथ में देखते हैं, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया। अब हमने देखा हमारे आर्मपिट्स के अंदर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। जेनाइटल एरिया को प्यूबिक एरिया भी बोला जाता है, यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट के आसपास वाला हिस्सा जेनाइटल एरिया कहलाता है। वहाँ पर जो है हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, स्किन जो है ऑयली बन जाती है और पिंपल्स हमको स्टार्ट हो जाता है बनना, क्योंकि सारे हार्मोन्स एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रिलीज होने लग जाते हैं। गर्ल्स में हम देखते हैं ब्रेस्ट उनका साइज जो होता है, उसके टॉर्सो का साइज वो इंक्रीज होने लग जाता है और उनके ब्रेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स बिगेन टू मेंस्ट्रुएट, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट कि गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम अच्छे से पढ़ते हुए हैं, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो है क्या लिखने वाला था, मेंस्ट्रुएट कर लिखना, मेंस्ट्रुएशन, हाँ। तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है हम आगे देखेंगे, तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर आगे एक और बार डबल समझाना पड़ेगा। बॉयज़ में क्या होता है हम सबको पता है, हमारे हमारे जो फेस होता है, फेस पे भी हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और हमारी जो वॉइस है वो क्रैकी बन जाती है थोड़ी। वो गर्ल्स की वॉइस यहाँ पे लिखना बोलेंगे, गर्ल्स की वॉइस थोड़ी हाई पिच हो जाती है और हमारे बॉयज़ का वो जो एडम्स एप्पल है वो प्रोट्रूडिंग बाहर आने लगता है। These changes are signals that sexual maturity is taking place. ये जो चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही है यही दर्शा रही है कि हाँ अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या होता है, तो पहले डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। इस तरह से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखता है। हमने बहुत सारी क्लासेस में सेम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है मेल का। इस क्लास 10th क्लास में भी वही है। इसमें कुछ नहीं होगा, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारे टेस्टिस से। हमारे जो टेस्टिस होते हैं ना वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। इस स्किन को बोलते हैं स्क्रोटम। ये क्या करती है, ये हमारे टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखती है। बॉडी से बाहर रखती है क्योंकि हमारी जो बॉडी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो बहुत ज़्यादा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हॉट होता है। तो समर सीजन्स में हमारी बॉडी का टेम्परेचर और हॉट हो जाता है। इसके कारण जो हमारा स्क्रोटम है ना वो नीचे हैंग कर रहा होता है, हमारे बॉडी से दूर होता है, ताकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो ठीक से प्लेस ले अपना ठीक से हो पाए। एंड जो हमारा ठंड का टाइम आता है तो हमारा स्क्रोटम जो है वो श्रिंक होकर ऊपर आ जाता है, ताकि उसको हमारी बॉडी की हीट मिल सके। नहीं तो बाहर अगर स्क्रोटम में अगर कोल्डनेस होगी तो स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं होगा, इसलिए वो बॉडी के पास आ जाता है ताकि उसको एक एटमॉस्फेयर मिल सके स्पर्म प्रोडक्शन का। फिर अगर समझ लीजिए टेस्टिस ने अपना काम करके स्पर्म बना दिया। अब स्पर्म जो हमने पिछले क्लासेस में देखा था स्पर्म डक्ट के द्वारा ट्रेवल करता है यूरेथ्रा में, लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि स्पर्म डक्ट का नाम बदल कर नाम रख दिया है वास डेफरेंस। कुछ नहीं है, स्पर्म डक्ट और वास डेफरेंस एक होता है। इन सेकेंड चीज़ हम पढ़ेंगे, जो हमारी स्पर्म डक्ट होती है या फिर वास डेफरेंस होता है उसके बीच में 3 ग्लैंड आते हैं, लेकिन पढ़ने सिर्फ 2 ही हैं। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड आता है, सेमिनल वेसाइकल आती है। सेमिनल वेसाइकल के बाद हमारा जो स्पर्म है इन दोनों से पास होकर यूरेथ्रा में आ जाता है। ये जो हिस्सा है ये वाला ट्यूब ये यूरेथ्रा कहलाता है और इसी बीच हमारा जो ब्लैडर है वो भी ज्वाइन हो जाता है। और फिर हमारा जो ये मेल जो मस्कुलर पार्ट होता है जो यूरेथ्रा को कवर करके रखता है उसे पीनिस बोलते हैं। ये जो पेनिस होता है इसका ये फंक्शन होता है कि ये हमारे फीमेल बॉडी में एंटर करने में हेल्प करता है और स्पर्म का इजैक्यूएशन करता है। इजैक्यूएशन यानी स्पर्म को हमारे ह्यूमन मेल बॉडी से बाहर निकालना। तो देख लेते हैं, स्क्रोटम मैंने बता दिया ना, हाँ नहीं टेस्टिस से शुरू करना है। टेस्टिस क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम। बता दिया स्क्रोटम हमारे बाहर वाला पाउच होता है, इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल यानी हमारा जो स्टमक रीजन होता है उसके बाहर प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम हैज अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। हमारा जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं,
मेल जर्म सेल्स जो होते हैं स्पर्म्स वो यहाँ पर बनते हैं। और टेस्टिस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना है। ये जो है मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। और तो और इसका मेन काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का हमारे इसमें ग्रोथ कराना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये ग्रोथ ऑफ हेयर, हमारा वॉइस को क्रिंकली बनाना, यही हमारे मेल्स के अंदर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड करता है। फंक्शन मैंने बता दिया, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करता है और प्यूबर्टी में चेंजेस ना, क्योंकि देखो स्पर्म्स बनाता है और हमारा जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, इसलिए हमारे प्यूबर्टी में जो भी चेंजेस आते हैं वो टेस्टिस के कारण ही आएंगे। वास्ट डेफरेंस मैंने बता दिया, स्पर्म को कैरी करेगा यहाँ यूरेथ्रा तक, ठीक है। ये हमारा टेस्टिस है, ये हमारा यूरेथ्रा है। तो वास्ट डेफरेंस पूरा इसको लेकर करेगा, कैरी करेगा स्पर्म को यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा के कॉमन पैसेज है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, हमने देखा इट इज आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। हमारा यूरेथ्रा जो है यहाँ पर हमारा स्पर्म भी आता है और हमारी यूरिन भी आती है। और ये इससे काय से कवर्ड होता है, ये कवर्ड होता है हमारे पेनिस से। एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी कि यही वाला प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल। तो सेमाइनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड देयर सिक्रेशन टू द स्पर्म्स, ये स्पर्म के अंदर अपनी सिक्रेशन डाल देते हैं। स्पर्म को एक थोड़ा विस्कस फ्लूइड बना लेते हैं, थिक विस्कस फ्लूइड बना देते हैं। द फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म्स एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजी। स्पर्म अलॉन्ग विद सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सीमेन। अब देखो ये जो है ना, ये जो भी सिक्रेट करते हैं स्पर्म के अंदर, ये स्पर्म है और प्लस उन्होंने अपनी जो सिक्रीशन डाल दी, सिक्रीशन अगर उसको क्या करेगी, फ्लूइड बना देगी और उसको नरिश करेगी और उसको थोड़ा बेसिक भी बनाएगी। क्या करेगी, फ्लूइड बनाएगी, नरिश करेगी यानी न्यूट्रिएंट्स देगी और उसको थोड़ा सा बेसिक बनाएगी। क्या कहते हैं, फ्लूइड बनाएगी, नरिशमेंट देगी और बेसिक बनाएगी। तो जब स्पर्म के अंदर सिक्रीशन मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सीमेन। बेसिक क्यों बनाती है, अब स्पर्म को कहाँ जाना होता है, वजाइना के अंदर जाना होता है। तो फीमेल वजाइना जो होती है उसका मीडियम एसिडिक होता है। तो अगर वो एसिडिक मीडियम में जाएगा स्पर्म तो वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए उसको बेसिक में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। अब देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ ताकि फिर हमको समझने में ईजी पड़े। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो वजाइना से ये शुरू होता है। वजाइना के बाद हमारा एक छोटा सा वॉल लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसे बोलते हैं सर्विक्स। हमारा जो पीनिस होता है वो वजाइना के थ्रू एंटर करता है। यहाँ से हमारा पीनिस यहाँ पर एंटर करेगा वजाइना के थ्रू। देन आता है हमारा यूट्रस। यूट्रस होती हैं वॉल्स, ऐसी जो दिख रही है ना ये वॉल्स, इन्हीं को बोलते हैं हम वॉल ऑफ यूट्रस। एंड ये है हमारी ओवरी, जो हमारा ये दिख रही, समझ लीजिए जो मेल में टेस्टिस होता है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और टेस्टोस्टेरोन का, समझ लीजिए फीमेल भी बिल्कुल फीमेल टेस्टिस को बोल रहे हैं हम ओवरी। तो ओवरी भी ओवम का प्रोड्यूस करेगी और प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन करती है। ये हमारे हैं ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स। हमने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखा है कि इसमें क्या होता है। ओवरी क्या होती है, पेयर ऑफ ओवरी होती है, बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन में पाया जाता है। फीमेल जर्म सेल यानी कि एग जो है वो ओवरी में बनाए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल, जब एक लड़की का जन्म होता है, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। मतलब अब ये जो ओवरी है ना इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग है। जैसे ही एक लड़की का जन्म हुआ इस दुनिया में आई, उसकी ओवरी में उसी समय बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होंगे। लेकिन जब वो प्यूबर्टी में आ जाती हैं तब धीरे धीरे एक एक करके वो एग्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही लड़की का बर्थ हुआ तब उसकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ एग है, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी में आती है तो प्यूबर्टी के टाइम पे उसकी जो बॉडी है वहाँ से वो रिलीज करना शुरू कर देती है एग वन बाय वन। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। दो ओवरी है, एक महीने में एक बार ये बनाएगी, फिर अगले महीने ये, फिर अगले महीने ये, फिर अगले महीने ये। ठीक है, एक एक एग बनाती हैं। ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है ना वो रिसीव करती है इस एग को। ये एग है ना ये रिसीव हुआ फेलोपियन ट्यूब ने करा एंड देन प्रोड्यूस बाय द ओवरिन ट्रांसफर इट इन द यूट्रस। हमारा जो ओविडक्ट है ये एग को कहाँ लेकर जाता है, हमारे यूट्रस के अंदर लेकर जाता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गेमेट यहाँ पर टेक्स प्लेस होता है। जो हमारा स्पर्म आएगा ना और ओवम आएगा ना, हमने बचपन से पढ़ा हो, बचपन से नहीं सॉरी 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि यहीं पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो हमने 8th में देख लिया था कि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है। यूट्रस देख लेते हैं आप। तो यूट्रस में क्या होगा,
यूट्रस हमारे इम्प्लांटेशन की साइट होती है, यहाँ पर हमारा इम्प्लांटेशन होता है, हम देखेंगे अभी आगे। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेन वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। जब एम्ब्रियो बन जाता है ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वहाँ यहाँ पर आ जाता है हमारा एम्ब्रियो और यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट होती है। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना, ये यूट्रस जो है हमारी वजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है। तो यूट्रस ओपन होता है वजाइना में थ्रू सर्विक्स। आगे देखते हैं अब एग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ लीजिए हमारा जो मेल है, मेल ने बनाया है स्पर्म, उसका गेमीट, ये मैंने हेरिडिटी में भी सेम ऐसे ही समझाया था, वापस से वही समझा रहा हूँ। ये फीमेल ने बनाया ओवम, ये दोनों ने फ्यूज़ करा और हमारा जाइगोट बना, जाइगोट। फिर ये जो जाइगोट है ये फर्दर अपने आप को डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा बहुत सारे सेल्स में, ठीक है। तो ये इतनी जो प्रोसेस है ना, ये इतनी प्रोसेस ये होती है ओविडक्ट में। अब ये जो एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट हो जाता है हमारा यहाँ पर कहीं पर भी यूट्रस में, और यूट्रस के बाद ये एम्ब्रियो धीरे धीरे करके हमारा बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अब जब बेबी बनता है तो यहीं पर ही कहीं पर इसका जो अम्बिकल कॉर्ड और प्लासेंटा है उसका भी डेवलपमेंट हो जाता है। प्लासेंटा क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबी को न्यूट्रिएंट्स देगा और उसको ग्लूकोज देगा। उसका जो बेबी के शरीर में वेस्ट मटेरियल्स बना उसको भी प्लासेंटा अम्बिकल कॉर्ड वापस लेकर चली जाएगी वेस्ट मटेरियल को, और हमारी मदर की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगी वेस्ट मटेरियल को। तो एग फर्टिलाइज, अब जैसे कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग है, तो जब वो हो जाता है, तो जब एग फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का, जाइगोट जब वो बन जाता है तो यूट्रस में प्लांट हो जाता है और वो develops into an embryo. The embryo gets nutrition from mother's blood with the help of a special tissue called placenta. मैंने बता दिया, it provides a large surface area for the exchange of glucose, oxygen and waste material. वो exchange करता है ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल, ये भी मैंने बता दिया। The time period from fertilization up to the birth is called a gestation period and it is called as and it is about 9 months, या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर gestation period बोलना है तो वो भी बोला जा सकता है। तो जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया और बेबी प्लांट हो गया तो उसके 9 महीने बाद ही वो बॉर्न होगा, हमको सबको पता है। तो ये 9 महीने बाद जब वो बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड या फिर प्रेगनेंसी। लेकिन अब हमारा जो ओवम तो बन गया और हमारा स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होता है ये देखो, यही हमारा मेंस्ट्रुएशन। जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, या फिर यहाँ पे मैं हटाकर मेंस्ट्रुएशन भी लिख दूँ तो भी ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। अब हमारा जो यूट्रस जो है ना वो तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, ये वो अपनी अच्छे से ब्लड वेसल्स की वॉल बना लेगा। ये ब्लड वेसल की वॉल क्यों बनाता है, क्योंकि स्पॉन्जी वॉल होती है जिससे बेबी को थोड़ा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि ये मसल जो होती है ना यूट्रस की बहुत हार्ड होती हैं, इसलिए वो एक स्पॉन्जी सी वॉल्स बना लेता है। अब अगर एग नहीं आता तो ये स्पॉन्जी की वॉल ब्रेक हो जाती है, शेड हो जाती है ब्लड वेसल्स की फॉर्म में, ये अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स बाहर आकर गिर जाती हैं। बाहर आकर गिर नहीं जाती, मतलब बाहर डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो इस डिस्चार्ज ऑफ ब्लड वेसल्स जब वो शेड हो जाती हैं, जब एग फर्टिलाइज ना हो, तो इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। 12 to 13 की एज में शुरू होता है और ख़त्म कब होता है, 45 ईयर्स ऑफ एज में। जब ये शुरू होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्क, और जब ख़त्म होता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है एट द टाइम टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी टू रिक्वायर टू गिव सपोर्ट टू द एम्ब्रियो। व्हेन द फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, जब वो नहीं होता है तो ये लाइनिंग जो है ना वो ज़रूरत नहीं है उसकी, द लाइनिंग ब्रेक, वो टूट जाती है, एंड थ्रू वजाइना ब्लड एंड म्यूकस, एज ब्लड एंड म्यूकस वो थ्रू आउट हो जाती है थ्रू वजाइना। अब ये साइकिल जो है ना वो हर 28 दिन में होती है और इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब देखिए, अब हमको मेनली जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और ये सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे तो हमको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने लगेगी, STD होने लगेंगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, आई फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एंड बिहेवियरल। तो हमको रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हमें जो सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर हमको अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, इसके कारण हमको क्या क्या चीज़ें स्टेप्स लेनी रहेगी, वो सभी यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले STD से शुरू करते हैं। तो मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जो बैक्टीरियल भी हो सकती है या फिर वायरल भी हो सकती है। बैक्टीरियल डिजीज़ है हमारी गोनोरिया और साइफिलिस, ठीक है, गोनोरिया और
साइफिलिस। और हमारी वायरल डिजीज है वॉर्ड्स और HIV एड्स। तो जो अगर बैरियर में अब हम सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स देखने वाले हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में हम देखेंगे बैरियर मेथड्स, हमारे जो ओरल मेथड्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे सर्जिकल मेथड्स वगैरह। तो उसी में से बैरियर मेथड होता है कॉन्डम्स का यूज़ करना। तो कॉन्डम्स क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। जो कॉन्डम्स होती हैं वो एक रबर या लेटेक्स का बना एक सब्सटेंस होता है, या फिर एक और क्या कहते हैं सब्सटेंस ही होता है, जिसे हम या तो मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फीमेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि मेल्स को ये यूज़ करना आसान होता है, दैट्स वाई मेल यूज़ देम फॉर अ प्रिवेंशन बैरियर। ये कहाँ यूज़ किया जाता है, पीनिस के ऊपर इसे इस रबर लाइक स्ट्रक्चर को लगाया जाता है, ताकि जब हमारा स्पर्म्स का इजैक्यूएशन हो तो ये हमारा स्पर्म हमारे जो कॉन्डम है उसके अंदर ही स्टोर्ड रह जाए, फीमेल बॉडी के अंदर एंटर ना करे। इसके कारण इनका कॉन्डम्स का यूज़ होता है। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और सर्जिकल मेथड्स, ये 4 चीज़ें हमको पढ़नी है। तो फर्स्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिजिकल बैरियर्स मैंने बता दिया, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, कॉन्डम्स एंड सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम्स आर यूज, ठीक है। कॉन्डम्स मैंने बता दिया कहाँ यूज़ किया जाता है, पीनिस के ऊपर लगाया जाता है। सर्विकल कैप्स और डायफ्राम्स को यहाँ लगाया जाता है। सर्विकल कैप है तो उसको सर्विक्स के यहाँ इस एरिया में लगाया जाता है, ठीक है। और डायफ्राम भी यहीं स्टोर होता है, ताकि जब हमारा पीनिस यहाँ से एंटर करे और स्पर्म्स का इजैक्यूएशन हो तो हमारा जो डायफ्राम है ये स्पर्म्स को यहीं पर रोक ले, ठीक है। आगे देखते हैं। केमिकल मेथड्स, हम पिल्स ले सकते हैं। दीज चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग कैन नॉट बी रिलीज्ड, और इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब कभी कभार जो लोग होते हैं वो पिल्स ले लेते हैं, फीमेल्स खासकर पिल ले लेती है, जिसके कारण उनकी बॉडी में एग रिलीज नहीं होता है। अब एग रिलीज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसके लिए कभी कभार लोग पिल्स ले लेते हैं। ये पिल्स के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब जो होता है हमारे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यानी IUCD, ये जो होते हैं हम यूट्रस के अंदर लगाया जाता है। ये फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, और ये जो है अंदर लगाने के बाद हमारे जो स्पर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। जैसे कि कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉपर टी जो ये डॉक्टर्स के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, ये नॉर्मली हम लोग नहीं लगाएंगे, मतलब ये नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं वो नहीं लगा सकती हैं। तो ये कॉपर टी जो है यूट्रस के अंदर प्लेस होता है, और कॉपर टी जितने भी स्पर्म्स होते हैं कॉपर से वो रिएक्शन करके कॉपर उनको स्पर्म्स को किल कर देता है। सर्जिकल मेथड जो हमारी सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो होती है वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। तो मेल्स के अंदर जो वास डेफरेंस होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। समझ लीजिए टेस्टिस हैं, ये वास डेफरेंस है और ये यूरेथ्रा है, एंड ये हमारा पेनिस, ठीक है। तो हमारा जो टेस्टिस होता है उसके बाद ये जो हमारा वास डिफरेंस जा रहा है, अगर इसको हम ब्लॉक कर दें, इसको हम कट करके यहाँ पर नॉट बांध दें, तो क्या ये स्पर्म हम आगे ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं, ये तो यहीं रुक जाएगा। इसलिए वासेक्टोमी देखी जाती है। एंड ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, हमारा जो यूट्रस होता है, ये एक सेकेंड में वापस रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो हमारा यूट्रस होता है, ये जो यूट्रस नहीं, फेलोपियन ट्यूब, ये जो है यहाँ से इसको कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ से कट हो जाता है, तो हमारा जो एग है वो यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाता और ना ही यहाँ स्पर्म पहुँच पाता है। तो मेनली हमारा जो ओविडक्ट होता है ना, उसको कर दिया जाता है ब्लॉक, ताकि स्पर्म भी वहाँ नहीं पहुँच पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो। इसको यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं, ताकि हमारा स्पर्म और ओवम फ्यूजन ना कर पाए, ठीक है। सर्जिकल मेथड, जब वास डिफरेंस को ब्लॉक कर लिया जाता है तो उसको वासेक्टोमी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है तो ट्यूबेक्टोमी। तो अब याद रख लेना, वास डिफरेंस है तो वास यानी वासेक्टोमी, और फेलोपियन ट्यूब है तो ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी। अब फीमेल फीटिसाइड, ये जो होता है, अगर हम जो पता चल जाता है, कभी कभार हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कि वूम में ही पता चल जाता है कि क्या सेक्स होने वाला है चाइल्ड का, हाँ, तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जिस कभी कभार जो रूरल एरियाज़ में देखा जाता है या फिर अर्बन सिटीज़ में भी अब तो होता है कभी कभार किन्हीं घरों में, कि उनको पता चलता है कि अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो सोचते हैं कि फीमेल चाइल्ड इतनी केपेबल नहीं है, तो अगर वो आ जाएंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बर्डन, तो उसके कारण वो फीमेल को वूम में ही किल कर देते हैं। तो वो फीमेल को वूम में किल करना की प्रैक्टिस को बोला जाता है फीमेल फेटिसाइड। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वूम इज कॉल्ड फीमेल फेटिसाइड।
फॉर अ हेल्थी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड, यानी 1:1 होना ही चाहिए, मेल्स भी 50% हो, फीमेल्स भी 50% हो, and can be achieved by educating people to avoid malpractices like female feticide and parental sex determination. पहले प्रीनेचर सेक्स डिटर्मिनेशन को रोकना पड़ेगा, इन मेल प्रैक्टिसेस को रोकना पड़ेगा और अपनी सोसाइटी को एजुकेटेड बनाना पड़ेगा अगर फीमेल फिटिसाइड को रोकना है। प्रीनेचर सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशियो। तो हम जो अब कुछ लोग, वैसे तो ये इलीगल होता है पर कुछ लोग इसको करवाते हैं और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो इस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।